नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। तो आज का हमारा विषय है कि क्या वाकई आपकी परिस्थितियाँ प्रतिकूल है या आपको ही लग रहा है कि आपकी परिस्थितियाँ प्रतिकूल है। क्योंकि कई बार जो हमें लगता है वो दरअसल होता नहीं है और जो होता है वो हमें लगता नहीं है। तो क्या वाकई में अपनी परिस्थितियाँ प्रतिकूल है जैसा आप बता रहे हो? क्योंकि मैंने ये पढ़ा है और बौद्ध दर्शन भी यही कहता है, सर्वम दुखम, सर्वत्र दुख है, चारों तरफ दुख है। प्रिय का वियोग दुख है तो अप्रिय का मिलन दुख है। हर व्यक्ति दुखी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है सृष्टि में जो दुखी नहीं है। किसी के किसी भी अलग अलग टाइप की समस्या है। कोई पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहा है, कोई इकोनॉमी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कोई फैमिली प्रॉब्लम से, मतलब आप सामाजिक समस्याओं से। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। तो ऐसी कंडीशन में क्यों अपने को ही क्यों लगता है कि हमारी परिस्थितियां जो है वो विपरीत है या प्रतिकूल है। दुनिया में किसी की परिस्थिति अनुकूल नहीं है, सारों की परिस्थितियां प्रतिकूल है। तो आज मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूँ। आज मैं 3 एग्जाम्पल देने वाला हूँ आपके सामने, जो नवचयनित व्याख्याता है। और इन 3 एग्जाम्पल को सुनने के बाद आप खुद तय करना कि क्या वाकई आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल है या नहीं है, या आप ही केवल मान के बैठे हो कि आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल है। तो मैं 3 एग्जाम्पल पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा हरचंद देवासी की। हरचंद देवासी समाज के होनहार है और जालोर के चितलवाना जोधावास के रहने वाले हैं। देखिए, इनकी कहानी सुनिए आप। बड़ी प्रेरणास्पद कहानी है, बड़ी संघर्ष वाली कहानी है, बड़ी यूँ कहिए कि आप सोच नहीं सकते अकल्पनीय कहानी है। कि जब वो 2 साल की जब उनकी अवस्था थी, 2 वर्ष की उम्र थी, उस समय उन्होंने माता पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 2 वर्ष के बच्चे से जब माता पिता गायब हो जाते हैं, छिन जाते हैं, उनका साया उड़ जाता है, वो अपनी नज़रों में उनको कभी देख नहीं पाता है, तो उसकी क्या कंडीशन होती होगी, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो हरचंद देवासी के माता पिता जी का देहांत हो गया। उनकी उम्र महज 2-3 वर्ष की रही होगी उस समय। उसके बाद उनको दादी जी ने पाला पोसा और 15-16 वर्ष की आयु रही होगी और दादी जी का भी देहांत हो गया। उसके बाद वो अपनी बहन के साथ रहे और दुर्भाग्य से बहन और बहनोई दोनों का एक प्रकार से देहांत हो गया। पहले जीजाश्री चले गए, उसके डिप्रेशन में उनकी बहन का भी देहांत हो गया। तो ये अपने सारे एक एक छोड़ के चले गए। और अब जब अपने जाते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति कितनी एक प्रकार से क्या गुजरी होगी उसके ऊपर, जिसके अपने छोड़ के चले गए हो। ऐसी हालतों के बावजूद भी हरचंद देवासी ने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं और उन्होंने प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाया, कैसे भी पढ़ाया। उन्होंने अपना पूरा इंतज़ाम खुद किया और प्रॉपर तरीके से मेहनत करते गए और उनके परिणाम देखिए। सबसे पहले 2016 वाले में रीट में सिलेक्शन हुआ, 3rd ग्रेड बने। उसके बाद में 2nd ग्रेड में राजस्थान भर में हिंदी के अंदर 3री रैंक के साथ चयन लिया। उसके बाद में अभी जो व्याख्याता के परिणाम आए उसमें राज्य भर में 3री रैंक के साथ में स्कूल व्याख्याता बने, गेजेटेड बन गए। और अभी उसके साथ साथ में एनटीए नेट के 3 एग्जाम पास की, वो भी जेआरएफ के साथ में, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ में। टॉप मोस्ट एग्जाम होता है ये हिंदी के अंदर। और अभी वो कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब 2 दिन पहले मेरी बात हुई उनसे, तो उनके जो लफ्ज़ों में एक कॉन्फिडेंस था, जो आत्मविश्वास था, बड़े लबरेज थे। और मेरे को आश्वस्त किया कि सर, मैं सब कुछ ठीक रहा तो मैं एक सीट का वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपको एक सीट ला के दूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के अंदर। सीट लाना न लाना अलग बिंदु, लेकिन जो आत्मविश्वास है उसका मैं कायल हो गया। और उनका व्हाट्सएप जब स्टेटस मैंने देखा, टैगलाइन, उसमें भी क्या लिखा था कि अतीत के गुलाम मत बनो, मतलब सेखी मत बगारो मैंने पास्ट में क्या किया था, भविष्य के निर्माता बनो। मतलब क्या हुआ कि भविष्य है उसको बनाइए, पीछे खोए मत रहिए। मैंने 1-2 दिन पहले लिखा भी था कि बुढ़ापा और जवानी क्या होता है। बुढ़ापा और जवानी महज आप उम्र से आकलन मत कीजिए। जो व्यक्ति अपने भूतकाल में जीता है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ये परीक्षा पास की, मैंने ये उपलब्धि हासिल की, ये हुआ वो हुआ, चाहे उसकी उम्र 20 वर्ष की क्यों नहीं हो, वो बुढ़ा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्मृतियों में जी रहा है, वो अपनी उपलब्धियों में जी रहा है, वो अतीत में जी रहा है। और जो व्यक्ति अतीत में जीता है वो व्यक्ति बुढ़ा होता है, चाहे वो 25 वर्ष की उम्र का ही क्यों ना हो। और जो व्यक्ति नई स्मृतियां बनाता है, जो व्यक्ति नई उपलब्धियां सृजित करता है, जो व्यक्ति नए नए काम करता है, वो व्यक्ति जो है वो भविष्य निर्माता होता है। चाहे उसकी उम्र 80 वर्ष की क्यों न हो, मैं उसको जवान मानता हूँ। तो जवान वो है जो स्मृतियां बनाता है और बुढ़ा वो है जो स्मृतियों में जीता है। तो इनकी जो टैग लाइन थी उसमें भी यही लिखा था कि अतीत के गुलाम मत बनो, बल्कि भविष्य के निर्माता बनो। मुझे बहुत ही प्रेरणास्पद लगा। और उन्होंने अपनों को खोया और उसके बाद इतनी उपलब्धियां, और आगे भी सतत बंदा बना हुआ तैयारी कर रहा है। पहला एग्जाम्पल।
दूसरा एग्जाम्पल गुणेश आराम का, जिसने हिस्ट्री विषय में राजस्थान भर में 18वीं रैंक और बाड़मेर में पहली रैंक अर्जित करी। उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी रही, उनके ऊपर से भी माताजी का साया चला गया, पिताजी की भी वो सेवा ही कर रहे थे, पैरालिसिस थे, माताजी भी पैरालिसिस थे, घर में किसी का साथ नहीं था। बाड़मेर में लकड़ियां बेचने से लेकर, बाड़मेर के अंदर विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे काम करने से लेकर, अकेला व्यक्ति एक प्रकार से पूरी एक परिस्थितियों से टकरा कर लड़ा और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में अच्छी रैंक के साथ चयन दिया और आगे कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जब आप उनसे मिलोगे, उनकी जब कहानी सुनोगे, मैं कभी सुनाऊंगा उनकी कहानी अलग से उनके खुद के मुख से, तो आपको आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है। लाइट के कनेक्शन नहीं थे, खाना बनाने के लिए गैस की टंकी नहीं, पढ़ने के लिए टेबल नहीं, बहुत कुछ भी नहीं पास में, पढ़ने के लिए इवन किताबें तक नहीं थी। मुझे ये भी पता है, उनकी संघर्ष की यात्रा का मैं साक्षी रहा हूँ। और उसके बाद राजस्थान भर में 18वीं रैंक के साथ में चयन हुआ और सेकंड ग्रेड में पहले हुआ और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में भी हुआ। ये दूसरी कहानी। तीसरा खेताराम, जो तोहरीमन्ना से रिलेटेड है और ज्योग्राफी में सिलेक्शन हुआ। मैंने कल मेरे से मिलने आए, मेरी क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, तो मैंने पूछा आपके घर में और कौन नौकरी में, तो कहा सर मेरे गांव पूरे में मेरी पहली नौकरी लगी है, मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति नहीं है। ये भी मुझे ठीक लगा। आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी क्योंकि मुझे पता है मेरे पास वो रीट की कोचिंग करने के लिए आए थे, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया हुआ था, मेरे पास सर फीस नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने उनका एडजस्टमेंट बिठा दिया, बिना फीस के एडमिशन करवा दिया, उनके पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने पूछा उनसे कि आप पढ़ाई कैसे करते हो, कितने घंटे पढ़ते थे, या बच्चों का जनरली कॉमन क्वेश्चन होता है। उन्होंने कहा सर मैं डेली टारगेट रहता था कि आज 15 नंबर का एक कोर्स पूरा करना है, और वो किताबें लेके मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी और 3 शिफ्टों में लाइब्रेरी करी थी। तो फिर जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक मैं वहाँ से उठता ही नहीं था, चाहे 15 घंटे बीत जाए, चाहे 16 घंटे बीत जाए, चाहे 5 घंटे बीत जाए। तो मतलब मैं टारगेट लेके चलता था, घंटों में पढ़ाई काउंट नहीं की। मतलब आप सोच सकते हो कि आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, सारा कुछ उसको ही करना था, गलत करता तो भी वही करता, सही करता तो भी वही करता, उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, माँ बाप ध्यान रखने वाले नहीं है। और इन सारी स्थितियों के बावजूद भी अपने उत्तरदायित्वों को समझा, रात दिन मेहनत करी और सीधा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। कल मेरे से मिलने आए थे। इन 3 एग्जाम्पल के बाद देखिए क्या होता है, आप ये समझे होंगे कि कितनी विपरीत स्थितियों में, कितना कुछ पिछड़ेपन के बावजूद भी उन्होंने राज्य स्तरीय मेरिट में अपनी सफलता सुनिश्चित की। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, कोई कहता है मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं है, कोई कहता है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि हरिचंद देवासी का उदाहरण देखिए, आप गुणेश आराम का उदाहरण देखिए, इनके पास क्या था। आपके पास तो भगवान की मेहरबानी, माता पिता तो है, भाई बहन होंगे, आपके पास आर्थिक संसाधन भी होंगे, आपके पास सब कुछ होगा। ऐसी स्थिति नहीं होगी जिन्होंने अपने दादी, माँ बाप, बहन सब खो दिए हो। और ऐसे इंसानों के लिए मैं सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियां मुझे आधी अधूरी याद है, मैं वही बोलूँगा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, विघ्न का मतलब होता है बाधा, है कौन विघ्न ऐसा जग में, इस पूरी जग के अंदर ऐसा कौन सा विघ्न है, टिक सके आदमी के मग में, आदमी के मग में ऐसा कौन सा विघ्न है जो आदमी के मग में टिक सके। खम ठोक ठेलता है जब मन, खम ठोक ठेलता है जब नर जब खम ठोक ठेलता है, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और आगे क्या लिखते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा मतलब मजबूत व्यक्ति, नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, धैर्य नहीं खोते, वो लगे रहते हैं, उनको पता है कि कभी न कभी समय है, आखिर गुजर जाएगा, स्थिति अपने हाथ में आई जाएगी, और विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को इन पंक्तियों का अनुसरण करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति व्यक्ति से बड़ी नहीं होती, व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत होती है कि किसी भी परिस्थिति को वो जीत सकता है, किसी भी परिस्थिति को अपने वश में कर लेता है। और आज की जो परिस्थिति आई है, विपरीत परिस्थिति आपके सामने जो आप मान के बैठे हैं, मान के चलना कि 4 साल बाद, आज 2020 है और 2024 में आप 2020 की इस परिस्थिति पर हंसोगे कि यार वो कुछ था ही नहीं। और जैसे जैसे आप उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ते जाओगे, आपके चैलेंजेस बड़े होते जाएंगे, समस्याएं और बड़ी होती जाएगी, क्योंकि हमारा दिमाग भी मैच्योर होता जाता है, हम उन समस्याओं को झेल भी सकते हैं। तो समस्याएं कभी समाप्त नहीं होगी, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आपको मजबूत होना ही पड़ेगा, समस्याएं कभी समाप्त नहीं होगी। और ध्यान रखना, पिछली समस्या से आगे आने वाली समस्या ज़्यादा विकट होगी, आपको उसके लिए
बिल्कुल रेडी रहना। आज अपन परिस्थितियों को दोष देंगे तो आने वाले फिर समय में फिर समस्याएं आएगी, फिर परिस्थितियों को दोष दोगे। ऐसे करते करते आपके मानव होने पर संदेह उत्पन्न कर लेगा। इसलिए समस्याओं से लड़िए, परिस्थितियों से लड़िए, परिस्थितियों को दोष ना दीजिए। और मेरा यही मानना है कि आप सिर्फ एक चीज़ सोचना कि 2015 की जो समस्याएं थी आपके समक्ष, वो समस्या के बारे में आज आप सोचोगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, वो तो कुछ थी ही नहीं। और यही बात आज के 5 साल बाद फिर होगी कि 2025 में जब सोचोगे तो कहोगे कि 20 की समस्या कुछ थी ही नहीं। तो निष्कर्ष ये है कि समस्या वास्तव में कुछ है ही नहीं। आप ही मजबूत बने रहिए, बस अड़े रहना। एक न एक दिन आपकी जीत होना तय है। तो परिस्थितियों को दोष ना दें और इन 3 उदाहरणों से सीख लें और अपने कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को हासिल करें। धन्यवाद।